नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं मुगल वंश की। हमने सल्तनत युग अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने सल्तनत युग को समाप्त किया। सल्तनत युग में सबसे अंतिम वंश था लोदी वंश। जब 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी पानीपत के मैदान में मारा जाता है, तब बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो सबसे पहले हम बाबर का देखते हैं, बाबर का इतिहास क्या रहा है। बाबर जन्म से संघर्ष करते हुए भारत पर किस प्रकार आधिपत्य करता है, हम उसकी कुछ पृष्ठभूमि देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाबर जब भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है तो वह बाबर के नाम से, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से भारत में अपना शासन भार संभालता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो उसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और ये उसका पूरा नाम है। तो देखते हैं सबसे पहले हम इसका जन्म जो होता है मध्य एशिया, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है उज्बेकिस्तान एशिया में मध्य भाग में पड़ता है। तो इसका जन्म जो हुआ उज्बेकिस्तान अर्थात मध्य एशिया में इसका जन्म होता है, जो फरगना के नाम से जाना जाता है। फरगना में इसका जन्म होता है। देखते हैं ये हाइब्रिड प्रोडक्ट किस तरीके से आगे बढ़ता है। हाइब्रिड प्रोडक्ट का मतलब है इसका जो वंश था तैमूर, जो तुर्क थे, इसके पिता जो थे वो तैमूर वंशी थे। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा इसके पिता थे जो तैमूरी थे। और इसकी माँ जो थी कुतलुग निगार खानम, वो चंगेज खां के वंशज अर्थात मंगोल वंश से थी। वो मंगोलों से थी और ये तुर्क से थे। इसके पिता तुर्की और माता मंगोल थी। और इन दोनों की शादी के परिणाम स्वरूप जन्म होता है बाबर का। जब उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक था, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। उस समय बाबर केवल 12 वर्ष का था। 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा अर्थात इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो 12 वर्ष की अल्प आयु में ही इसे फरगना का शासक बनना पड़ता है अपनी पिता की मृत्यु के बाद। दरअसल होता यह है, जब यह फरगना का शासक बनता है तो इसके चाचा के मन में लालच आ जाता है। और चाचा के मन में लालच आता है तो चाचा इसके गद्दी से कुछ समय के बाद उतार देते हैं। अब हम यहां से शुरू होता है इसका संघर्ष, जब इसके चाचा बाबर को गद्दी से उतार देते हैं। यहां से इसका संघर्ष शुरू होता है। हम देखेंगे ये मेनली 3 जगह पर आक्रमण कर रहा होता है। या तो समरकंद जो उज्बेकिस्तान का एरिया है, समरकंद वहां पर आक्रमण करेगा। और या तो फिर अफगानिस्तान के जो 2 रीजन है, एक काबुल है, एक कांधार है। इन 3 जगह पर इसके मेन आक्रमण हुए। और इन तीनों जगहों में ये किसी भी जगह पर 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया। और इन्हीं तीनों जगहों पे संघर्ष करते करते जब इसको पता चलता है कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता है, अर्थात जब लोदी वंश अपने पतन की ओर था तो भारत में राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर ये भारत पर आक्रमण करता है। जब काबुल, कांधार और समरकंद में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता है, तब ये भारत की ओर रुख करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से रुख कर रहा होगा। सबसे पहले एरिया है, क्योंकि इसका जन्म हुआ उज्बेकिस्तान में, तो अपने उज्बेकिस्तान जो जन्म का एरिया है, फरगना का शासक रह चुका है। फरगना में इसके चाचा हैं, चाचा भी राज्य कर रहे हैं। तो उसी समय ये जब फरगना से इसके चाचा इसको हटा देते हैं, तब ये समरकंद पर आक्रमण करता है। जब समरकंद पर आक्रमण करता है 1496 ईस्वी में, 1494 में शासक बनता है फरगना का। लेकिन क्या होता है, चाचा इसके हटा देते हैं। तो फिर ये 1496 ईस्वी में आक्रमण करता है समरकंद पर आक्रमण करेगा। 1496 में जब समरकंद पर आक्रमण करता है तो 7 महीने लग जाते हैं इसको, 7 मास लग जाते हैं समरकंद को जीतने में। जैसे ये समरकंद को जीतता है, इसे पता चलता है कि जो फरगना में इसके चाचा राज्य कर रहे थे, वहां पर सैन्य विद्रोह हो जाता है। इसके चाचा के हाथ से भी ये फरगना चला जाता है। तो ये क्या करता है, समरकंद को सैनिकों के हवाले कर देता है और रुख करता है फरगना की ओर। और पता चलता है फरगना में भी इसे विजय हासिल नहीं हो पाती है और समरकंद में भी सैनिक विद्रोह हो जाता है। और इस तरीके से 1496 में ये दोनों तरफ, फरगना और समरकंद दोनों हार जाता है और इसके पास कोई भी राज्य नहीं बचता है। फिर ये क्या करता है, 1501 लगभग 5 साल के बाद ये 1501 ईस्वी में पुनः समरकंद को जीतने जाता है। समरकंद को पुनः जीतने का प्रयास करता है। लेकिन क्या होता है, ये 1501 ईस्वी में पुनः समरकंद को जीत लेता है। लेकिन जीतने के क्रम में फिर मोहम्मद सैबानी नाम का एक उज्बेक है, फिर वह विद्रोह करता है और समरकंद फिर इसके हाथ से चला जाता है 1501 ईस्वी में। अब क्या होता है, 1501 के बाद ये 3 साल तक, 1500
1501 से लेकर 1504 तक अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करता है। सैनिक व्यवस्था को मजबूत करने के बाद जब इसको समरकंद में विजय हासिल नहीं हुई तो इसने अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच जो हिंदुकुश की पहाड़ियां हैं उनको क्रॉस करता है। क्रॉस करने के क्रम में यह काबुल पर आक्रमण करता है। काबुल पर आक्रमण 1504 ईस्वी में करता है। 1504 में आक्रमण करके काबुल को अपने हिस्से में मिला लेता है। अब ये काबुल का साम्राज्य इसके हाथ में आ चुका है। 1504 में 1501 से लेके 1504 तक ये निर्वासित रहता है और 1504 में ये काबुल को जीत लेता है। अब काबुल को जीतने के बाद क्या करता है, केवल 2 साल तक काबुल पर ही रह पाता है। इसका फिर यहां सैन्य विद्रोह झेलना पड़ता है और 1506 ईस्वी में इससे काबुल भी छीन जाता है। काबुल भी 1506 ईस्वी में छीन जाता है। उसी दरमियान ये हेरात, काबुल के पास में ही एक हेरात नाम की जगह है जो अफगानिस्तान में, हेरात पे भी विजय हासिल करता है, लेकिन हेरात भी इसके हाथ से चला जाता है। और फिर ये फाइनली 1511 ईस्वी में ये फिर समरकंद पर आक्रमण करता है। समरकंद को फिर जीत लेता है, लेकिन केवल 8 महीने 8 मंथ तक वहां राज्य कर पाता है। फिर उज्बेक शासक इससे छीन लेते हैं समरकंद। फिर फाइनली जब इसको पता चलता है कि नॉर्थ साइड उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान में पार पाना मुश्किल है, तो ये भारत के सिंध वाले प्रांत पर आक्रमण करता है और सिंध वाले प्रांत को जीत लेता है। उसी समय से भारत के अंदर राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। वहां राजनीतिक अस्थिरता है, छोटे छोटे साम्राज्यों में बढ़ चुका है साम्राज्य, और इब्राहिम लोदी जैसा अयोग्य शासक आ चुका है, कमजोर शासक आ चुका है। तो इसको ये राजनीतिक अस्थिरता के भारत की राजनीतिक अस्थिरता के बारे में पता चलता है। तब ये 1519 से लेकर 1526 तक 5 बार आक्रमण करता है भारत पर, और पहले के 4 बार के आक्रमण में ये भारत के अंदर आता है, लूट के चला जाता है, लेकिन भारत में कोई साम्राज्य स्थापित नहीं करता है। इसी क्रम में जब 1526 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी का जो चाचा था दौलत खान लोदी, इस बाबर को पत्र लेकर आमंत्रित कर देता है कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करें। उनको यह भरोसा था कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा, लूट करके भारत से चला जाएगा। लेकिन 1526 ईस्वी में जब भारत आता है तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है, और इब्राहिम लोदी को हराने के क्रम में वह भारत में मुगल वंश की स्थापना कर लेता है, और फिर धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करता जाता है। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध करता है। 4 युद्ध उसके महत्वपूर्ण है, हम पढ़ेंगे। अब हम बाबर को, हमने ये उसकी पृष्ठभूमि देखी, बाबर ने भारत पर किस तरीके से आधिपत्य किया। सबसे पहले वह उज्बेकिस्तान में पैदा होता है, फरगना का शासक बनता है, लेकिन फरगना से चाचा उसके बर्खास्त कर देते हैं, तो वह समरकंद को जीतने का प्रयास करता है। समरकंद में अल्प समय तक ही राज्य कर पाता है, तो फिर वह हिंदुकुश की पहाड़ियों को क्रॉस करता है, काबुल और कांधार को जीतने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ समय तक ही इस पर आधिपत्य कर पाता है। हेरात को भी जीतता है। ये 3 एरिया अफगानिस्तान के जीतने की कोशिश करता है, सक्सेसफुल नहीं होता है, तब भारत की ओर रुख करता है। भारत में राजनीतिक अस्थिरता है, इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर मुगल वंश का संस्थापक बाबर भारत में अपना एक नवीन वंश मुगल वंश की स्थापना करता है। अब देखते हैं मुगल वंश में जो बाबर था, बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध, प्रमुख युद्ध हैं, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। तो हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। पान, खा, चल, घर। पान से हो गया पानीपत का युद्ध, खा से हो गया खानवा का युद्ध, चल से हो गया चंदेरी का युद्ध, घर से हो गया घाघरा का युद्ध, और सभी सीक्वेंस में लड़े जाते हैं। 1526 ईस्वी में लड़ता है ये पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ता है, और 1530 में ये मर जाता है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ते हैं पानीपत के युद्ध में, राणा सांगा के बीच युद्ध करता है खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध बाबर और मेदिनी रॉय के बीच होता है, और बाबर और अफगान की सेना के बीच घाघरा का युद्ध होता है, और सभी युद्धों में बाबर जीतता है। और इन प्लेसेस को देखते हैं कि ये पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा भारत में कौन कौन से स्टेट में पड़ते हैं। तो आपको पता है पानीपत जो है वो हरियाणा स्टेट में पड़ता है पानीपत, और खानवा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है ये खानवा, जहां पर वो राणा सांगा को पराजित कर देता है बाबर। फिर इसके बाद
चंदेरी जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहीं पड़ता है चंदेरी। यहीं का शासक था मेदिनी रॉय। मेदिनी रॉय को ये चंदेरी के युद्ध में बाबर हरा देता है। फिर इसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध अफगान सेना के बीच लड़ा जाता है, बाबर और अफगान सेना के बीच। तो जो अफगान की सेना थी वो बिहार वाले रीजन में थी, इसीलिए आपको आइडिया होना चाहिए घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो बिहार रीजन में हुआ था। बिहार में ये घाघरा है। तो पानीपत हरियाणा में है, खानवा यूपी में है, चंदेरी अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में एमपी में है और घाघरा जो है बिहार में है। हुमायूं को देखते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में मुगल वंश का जो हमने शुरुआत किया था, बाबर को हमने पूरी तरीके से पढ़ा था। अब आइए आगे की वीडियो में देखते हैं हुमायूं जो बाबर का लड़का है, ये किस तरीके से मुगल वंश को आगे बढ़ाता है। तो हुमायूं जैसा कि आपको पता है 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं को बाबर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। और हुमायूं का भारत में हम दो पीरियड देखेंगे, एक 1530 से 40 तक का और दूसरा 1555 से 56, 1 साल का। इनके बीच में जो थे अफगानी शासक जो था शेरशाह सूरी का भारत पर राज्य रहा। आइए देखते हैं हुमायूं की माता का नाम था महाम बेगम जो बाबर की पत्नी थी और इसके पिता थे बाबर। और इसका जन्म हुमायूं का जन्म जो हुआ था वो अफगानिस्तान के वाले रीजन जो है आज काबुल में हुआ था। और इसके 4 पुत्र थे, बाबर के टोटल 4 पुत्र थे, जिसमें एक था कामरान, दूसरा था अस्करी, हुमायूं और हिंदाल। 4 भाई थे ये। और हुमायूं इनमें सबसे बड़ा था, ज्येष्ठ था। इस वजह से बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन होता क्या है, हुमायूं दरअसल शासक बनने से पहले हुमायूं जो था बदखसा एक जगह थी, बदखसा का सूबेदार था। बदखसा का सूबेदार इसे नियुक्त किया गया था। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में, जब 1530 ईस्वी में बाबर मर जाता है तब हुमायूं को राज्य दिया जाता है। जब राज्य हुमायूं के अंतर्गत आता है तो अब वह अपने भाइयों के साथ न्याय करता है। वह क्या करता है, अस्करी को संभल वाला प्रदेश दे देता है, हिंदाल को मेवात वाला प्रदेश दे देता है और उसका भाई जो था कामरान उसको काबुल और कंधार दे देता है। लेकिन बाद में कामरान जो था काफ़ी महत्वाकांक्षी था तो इसने विद्रोह करता है और लाहौर और मुल्तान वाले रीजन को भी अपने अंडर में कर लेता है, हुमायूं से छीन लेता है। दरअसल आगे चलकर हुमायूं की सबसे बड़ी भूल यही रही, जब अफगान शासक जो था शेरशाह सूरी इसको पराजित कर देता है तो इसका साम्राज्य जो था विभिन्न भागों में बटा हुआ था। इसने अपने भाइयों को साम्राज्य बांट दिया था और इसको वो सहायता नहीं मिल पाई जो इसे मिलनी चाहिए थी। तो इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यही रही कि इसने अपने भाइयों को सारा साम्राज्य जो था बंटवारा कर दिया, जिसका इसे परिणाम आगे चलकर भुगतना भी पड़ता है और भारत से निष्कासित होकर 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक इसे भारत से निष्कासित रहना पड़ता है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनको देखते हैं और हमने ट्रिक भी बनाई है। ट्रिक की सहायता से आप इसके सारे युद्ध याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें चीज़ें याद रहें और ज़्यादा समय तक याद रहें और एग्जाम में हमारी चीज़ें सही होनी चाहिए, बस हमें ये इसी से मतलब है। तो इसलिए हमने हुमायूं के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों को ट्रिक बनाया है। ट्रिक है, सारा चोर बिल में मच्छी मारकर सरहिंद चला गया। ट्रिक अच्छी है, आपको दिमाग में फिट हो जाएगी। सारा चोर बिल में मच्छी मारकर सरहिंद चला गया। तो इसके द्वारा लड़े गए ये महत्वपूर्ण युद्ध थे। सारा का मतलब हो गया सारंगपुर का युद्ध इसने लड़ा था। चोर से हो गया चौसा का युद्ध इसने लड़ा था। बिल से हो गया बिलग्राम जो आज कन्नौज के नाम से जाना जाता है, कन्नौज का युद्ध था। मच्छी से हो गया मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद से हो गया हुमायूं और अफगान के बीच ये युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद चला गया का मीन सरहिंद का ही युद्ध था ये। अब आइए देखते हैं ये युद्ध किन किन के बीच हुआ था। जैसे सारा से हो गया सारंगपुर का युद्ध जो हुआ है, हुमायूं और ये गुजरात का शासक था बहादुर शाह, इसके बीच युद्ध होता है जिसमें हुमायूं विजेत हो जाता है और 1535-36 में ये युद्ध होता है। तो बहादुर शाह को पराजित कर देता है हुमायूं सारंगपुर के युद्ध में। फिर चोर से हो गया चौसा का युद्ध। यहाँ इस युद्ध में दरअसल जब ये बंगाल पर आक्रमण के लिए जाता है हुमायूं, उसी समय बंगाल से युद्ध कर कर वापस आ रहा होता है, तभी शेरशाह इसको रास्ते में घेर लेता है और बक्सर के पास में है ये चौसा में वह इससे युद्ध कर देता है 1539 में, जहां पर शेरशाह हुमायूं को पराजित कर देता है और हुमायूं को रण छोड़कर भागना पड़ता है और इसको ये नदी में डूबने से बाल बाल बचा था और
चौसा के युद्ध में माना जाता है शेरशाह और हुमायूं की सेना एक दूसरे के सामने 3 से 4 महीने तक खड़ी रही। शेरशाह की सेना को बारिश के मौसम में युद्ध का काफी अनुभव था, इसलिए जब चौमासा का महीना आ जाता है तो उस समय भयानक बारिश होती है और नदियों में बाढ़ आ जाती है। तभी शेरशाह हुमायूं पर आक्रमण कर देता है और माना जाता है हुमायूं जब अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है तो उसकी एक भिश्ती ने जान बचाई थी। फिर बाद में आके जब ये अपनी राजधानी वापस आता है तो उस भिश्ती को एक दिन के लिए सम्राट बनाता है और चमड़े के सिक्के भी जारी करता है हुमायूं। फिर उसके बाद जब वह चौसा के युद्ध में पराजित हो जाता है शेरशाह से, उसी समय वो बिलग्राम जो शेरशाह पुनः आक्रमण करता है हुमायूं पर। हुमायूं पर जब पुनः आक्रमण करता है तो इनके बीच फिर युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये 1540 ईस्वी में, और फाइनली हुमायूं यहाँ से पराजित हो जाता है और उसे अपनी राजधानी छोड़कर भारत से भागना पड़ता है। और इस तरह भारत पर एक बार फिर अफगानियों का आधिपत्य हो जाता है। शेरशाह सूरी वंश की स्थापना कर देता है। जब से हुमायूं भारत से चला जाता है तो फिर वह भारत को जीतने का प्रयास करता है। वही था मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान सरदार हैबत खां और तातर खां एवं हुमायूं के बीच युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं जीत जाता है। इस तरीके से उसके अंडर में पंजाब वाला भाग आ जाता है। हुमायूं के अंडर में पंजाब वाला भाग आ जाता है मच्छीवाड़ा युद्ध को जीतने के बाद। फिर सबसे अंतिम युद्ध होता है हुमायूं के द्वारा लड़ा गया सरहिंद का युद्ध। इसमें भी हुमायूं और अफगान सेना के बीच युद्ध होता है। अफगानियों का नेतृत्व कर रहा था सिकंदर शाह सूर और हुमायूं का नेतृत्व कर रहा था बैरम खां। 1555 में यह युद्ध होता है और इसी युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं भारत पर पुनः आधिपत्य कर लेता है और भारत पर फिर मुगलों का अधिकार हो जाता है। फिर इसी तरीके सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद जब भारत पर पुनः मुगलों का आधिपत्य हो गया, इसके बाद हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह एक पुस्तकालय था, इसी की सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है हुमायूं गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखती है, जिससे हुमायूं के समय का इतिहास हमें पता चलता है। और हुमायूं का जो मकबरा ईरानी प्रकृति में बना हुआ है, ये इसकी जो प्रवृत्ति है वो ईरानी है, ईरानी टाइप का मकबरा है। और इस मकबरे को दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। और इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार हैं लेनपूल। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार लेनपूल लिखता है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही वह मर गया। तो ये स्टेटमेंट पूछ देता है कि लेनपूल ने किसके लिए बोला। तो कभी कभी हुमायूं शब्द को हटा देता है, वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। तो ये हुमायूं के लिए बोला था। किस इतिहासकार ने बोला था? लेनपूल ने बोला था। तो ये इस तरीके से हमने हुमायूं को देखा। अब हुमायूं के बाद आने वाली वीडियो में हम शेरशाह सूरी को देखेंगे कि वह 1540 से लेके 45 तक शेरशाह सूरी राज्य करता है। फिर 1545 से 55 तक शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी ये राज्य करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आइए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हुमायूं को देखा था, मुगल वंश में हुमायूं तक हम पहुंच चुके थे और हमने देखा था शेरशाह सूरी मुगल वंश के जो शासक था, हुमायूं को किस तरीके से बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में पराजित कर देता है और फाइनली हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं आगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था एक अफगानी था, इसकी मदर जो थी अफगान थी और सूर वंश का संस्थापक जो था शेरशाह सूरी था। प्रश्न पूछा जाता है सूर वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। फिर प्रश्न पूछा जाता है मुगल वंश के बीच में एक अफगान वंश आता है, कुछ समय के लिए अफगान वंश आता है, उस अफगान वंश का नाम क्या है? तो अफगान वंश है सूरी वंश अफगान वंश है। और इसकी स्थापना जो है सूर वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है और इस तरीके से शेरशाह सूरी सूर वंश की नींव डाल देता है। और इसके बचपन का नाम जो होता है फरीद खान होता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में आता है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखना है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। दरअसल ये बिहार में एक जगह है सहसराम और खबासपुर की जागीरें जो होती हैं, इसके पिताजी जो होते हैं सूबेदार होते हैं और इसके पिताजी सहसराम और खबासपुर की जागीरें जो होती हैं शेरशाह सूरी को दे देते हैं। लेकिन इसका मन नहीं लगता है उन जागीरों को संभालने में। ये दौलत खां के पास आगरा चला आता है और जब दौलत खां के पास आगरा चला आता है वहाँ भी कुछ दिन तक दौलत खां के अंडर में रह के ये उसकी सेवा करता है। लेकिन जब इसका मन वहाँ भी नहीं लगता है तो फिर ये
1522 ईस्वी में बिहार का एक सूबेदार था बहार खान लोहानी। तो ये बहार खान के यहाँ चला जाता है और उसके पुत्र का अंगरक्षक बन जाता है। तो बहार खान लोहानी दरअसल होता ये है, एक दिन शेर शाह जो होता है, बहार खान लोहानी इसको शेर को मारते हुए देख लेता है, ये तलवार से अकेले ही शेर को मार देता है, इसलिए बहार खान लोहानी जो है इसको शेर खां की उपाधि देता है। और फिर कुछ दिनों के बाद जब ये बहार खान लोहानी के यहाँ पे सेवा कर रहा था, जब भारत में 1526 ईस्वी में बाबर आ जाता है, मुगल वंश की स्थापना कर देता है। बाबर की सहायता करता है 1528 ईस्वी में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच जो युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। चंदेरी के युद्ध में यह बाबर की ओर से लड़ता है, मुगलों की ओर से लड़ाई करता है और ये अपनी बहादुरी का परिचय देता है 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में। फिर क्या होता है, एक साल के बाद 1529 ईस्वी में हमने आपको बताया था घाघरा का युद्ध होता है अफगानों और मुगलों के बीच। तब ये अफगानियों की ओर से लड़ता है शेर शाह सूरी जो था। फिर ये मुगलों के छोड़कर अफगानियों की ओर चला जाता है। अफगानियों का शासक था महमूद लोदी। महमूद लोदी ये अफगानियों का शासक था, उनकी ओर से लड़ता है। लेकिन बाबर जो है इसको एक संदेश भेजता है कि महमूद लोदी की ओर से निष्क्रिय रहे। उसी समय बाबर जो था इसको समझता था, शेर शाह सूरी की चालबाजियों को जानता था, तो वो हुमायूं से कहता है कि भविष्य में तुम्हें शेर शाह सूरी से सावधान रहने की जरूरत है। और वही असावधानी जब बरती हुमायूं ने तो उसे इसका भुगतान भी करना पड़ा और 1540 ईस्वी में भारत छोड़कर जाना पड़ा। आगे देखते हैं 1539 ईस्वी में जो चौसा का युद्ध होता है, ये बक्सर के पास चौसा का युद्ध होता है, बिहार में ही जगह है। वहां पर जब 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है शेर शाह और हुमायूं के बीच, बुरी तरीके से वे हार जाता है हुमायूं। उसी समय शेर शाह सूरी जो है शेर शाह सुल्तान ए आदिल ये उपाधि धारण करता है। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण करता है। फिर 1540 ईस्वी में जो हुमायूं के एरिया को जीत लिया था शेर शाह सूरी ने, हुमायूं पर फिर से आक्रमण करता है शेर शाह सूरी बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में। और फाइनली यहां भी इसे पराजय का मुंह देखना पड़ता है हुमायूं को और भारत छोड़कर जाना पड़ता है। इस तरीके से सूरवंश की स्थापना का क्रम आगे बढ़ा। फिर हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी जब गद्दी पे बैठता है तो ये कुल 5 अभियान चलाता है। जैसे बाबर भारत में आता है, बाबर सीक्वेंस में चार युद्ध लड़ता है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। उसी प्रकार से शेर शाह सूरी भी 5 युद्ध लड़ता है अपने 15। इसका बेसिकली शासनकाल जो रहा है वो 1540 से 45 तक रहा है। तो ये 40 से 45 के बीच जितने अभियान करता है उन सबको हमने लिखा हुआ है और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहला अभियान जो था ये गख्खरों, एक गख्खर जाति होती थी। गख्खर जाति जो थी नॉर्थ और वेस्टर्न वाले एरिया पर थी, पश्चिमोत्तर ये वाला जो एरिया था, सिंध वाला एरिया था, वहां पर ये गख्खर जाति होती थी। और ये रोहतासगढ़ जो कि हरियाणा पंजाब के पास में है, वहां पर ये रोहतासगढ़ में गख्खर नाम की जाति होती थी जो उस समय सूरी वंश को काफी हानि पहुंचा रही थी। तो उस समय ये गख्खरों से युद्ध करता है। गख्खरों को पूरी तरह तो नहीं पराजित कर पाता है लेकिन उन पर अंकुश लगा देता है। ये 1541 में पहला अभियान था गख्खरों के खिलाफ अभियान। फिर दूसरा युद्ध था मालवा का अभियान चलाता है 1542 ईस्वी में। ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है। मालवा का जब अभियान ये जीत लेता है 1542 ईस्वी में। फिर ये तीसरा अभियान चलाता है रायसीन का अभियान ये काफी यहाँ पर पूरनमल को पराजित कर देता है। ये रायसीन के युद्ध में शेर शाह सूरी पूरनमल को पराजित कर देता है और ये युद्ध जो होता है 1543 ईस्वी में होता है। फिर इसका चौथा अभियान था मारवाड़ का अभियान। दरअसल जैता और कुंपा थे, ये शक्तिशाली राजपूत थे जो मारवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जैता और कुंपा ने काफी बहादुरी से युद्ध किया, फाइनली दोनों मारे गए। और इस तरीके से मारवाड़ का अभियान 1544 ईस्वी में, इसे कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है शेर शाह सूरी को, और लेकिन मारवाड़ का भी अभियान कूटनीति की सहायता से ये जीत लेता है। और सबसे अंतिम जो युद्ध था इसका कालिंजर का युद्ध अभियान। इसी अभियान के दौरान ये मारा भी जाता है। दरअसल होता क्या है, कीरत सिंह था कालिंजर किले का शासक उस समय। कीरत सिंह था। कीरत सिंह की एक दासी थी, वो काफी सुंदर थी, तो उसी को पाने के लिए ये कालिंजर पर आक्रमण करता है
और कालिंजर पर जब आक्रमण कर रहा होता है तो कीरत सिंह आत्मसमर्पण नहीं करता है। तो ये क्या करता है, अपनी सेना को आदेश देता है कि गोला बारूद से उसकी दीवार को ढहा दिया जाए। वो दीवार को ढहाने का प्रयास करता है, एक चिंगारी आती है और ये बारूद के ऊपर खड़ा हुआ था, बारूद के टीले के ऊपर, और उसी को छू जाती है और इस तरीके से शेरशाह सूरी भी बारूद में जलकर भस्म हो जाता है। और इस तरीके से कालिंजर का अभियान उसके जीवन का अंतिम अभियान सिद्ध होता है। इस तरीके से हमने एक ट्रिक भी बनाई है, गामा रामा काल, गामा रामा काल, अर्थात ये ट्रिक है हमारी जो उसने युद्ध किए। गामा से, गा से हो गया गखरों के खिलाफ अभियान, माँ से हो गया मालवा का अभियान, रा से हो गया रायसीन का अभियान, और फिर माँ से हो गया मारवाड़ का अभियान, और काल से हो गया कालिंजर। तो ये गामा रामा काल, तो ये शेरशाह सूरी के कुछ सब अभियान थे। अब आइए हम इससे फैक्चुअल देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में शेरशाह और सूरी वंश से कौन कौन से प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों देखते हैं शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को किस तरीके से विभाजित किया हुआ था। तो जो सबसे पहले है साम्राज्य, ये शेरशाह सूरी का पूरा साम्राज्य है। ये साम्राज्य, इसका मुखिया जो होता था वो साम्राज्य का मुखिया शेरशाह सूरी स्वयं राजा होता था। फिर उसके बाद साम्राज्य को इसने कई प्रांतों में विभाजित किया था। ये प्रांतों में विभाजित किया था जिसे सूबा बोलते थे, सूबा, और इसका मुखिया जो होता था वो सूबेदार होता था। फिर कई प्रांत जो थे वो प्रांतों को फिर सरकार अर्थात जिलों में, आजकल जिला के नाम से जानते हैं, इसने कई जिला को सरकार बोलते हैं, कई सरकारों में एक सूबे को बांट के रखा था। और जो सरकार का मुखिया होता था वो मुंसिफ ए मुंसिफान होता था। मुंसिफ ए मुंसिफान ये जिला अर्थात सरकार का मुखिया होता था। फिर इसके बाद कई जिलों को कई परगनों में बांटा हुआ था। परगना का मुखिया जो होता था वो सिकदार होता था, और फिर परगनों के बाद परगनों को कई ग्रामों में बांटा हुआ था जिसका जो मुखिया के ही नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से इसका प्रांत था साम्राज्य। साम्राज्य में कई होते थे सूबे जिन्हें प्रांत बोलते हैं, और प्रांतों में कई सरकार अर्थात जिले होते थे, और जिलों के अंदर तहसीलें अर्थात परगना होते थे, और परगना में कई गांव होते थे। जैसे आजकल होता है, मान लो ये भारत देश है, इसमें बहुत सारे राज्य हैं, और राज्यों में बहुत सारे जिले हैं, और जिलों में बहुत सारे तहसीलें हैं, और तहसीलों में बहुत सारे गांव हैं। तो यही सिस्टम उस समय भी चलता था शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का प्रशासन इस तरीके से बटा हुआ था। आइए देखते हैं शेरशाह सूरी से संबंधित और मुख्य बातें। अब आइए देखते हैं दोस्तों इसका शेरशाह सूरी ने अपना प्रशासन किस तरीके से चलाता था। तो ये इसका केंद्रीय प्रशासन था। सबसे पहले हम देखते हैं दीवान वजारत, ये विभाग होता था। ये आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग था। आर्थिक मामलों से संबंधित ये विभाग दीवान वजारत, और इसका मुखिया जो होता था, इसी में लिखा हुआ है वजारत अर्थात वजीर। वजीर जो था इसका मुखिया होता था। फिर दूसरा था दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज, आरिज जहां भी आपको मिल जाए, या अर्ज भी लिखा होता है, दीवान ए अर्ज। अर्ज या आरिज का मीन्स होता है सैन्य विभाग, सेना से संबंधित। जहां भी आरिज या अर्ज मिले वहां पे आप समझेंगे कि सैन्य विभाग से संबंधित ये कार्य करता था। लेकिन आरिज जो होता था ये सैनिकों की भर्ती से संबंधित कार्य नहीं देखता था। बाकी के जो सेना से संबंधित कार्य होते थे वो सारे दीवान आरिज देखता था। और इसका जो मुखिया होता था, यहाँ आरिज लिखा हुआ है, तो आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक। और फिर एक दीवान रिसालत, दीवान रिसालत होता था, ये पत्राचार से संबंधित मामलों को देखता था, दीवान रिसालत विभाग। फिर है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा जो होता था कि जो भी राजा के द्वारा आदेश दिए जाते थे उनको लिखवाना और उनका पालन करवाना, सारा काम ये दीवान ए इंसा विभाग करवाता था। फिर था दीवान ए काजा। दीवान ए कजा जो था, कजा का मीन्स होता है इंसाफ। तो ये इंसाफ से संबंधित विभाग था, जहाँ पे न्याय से संबंधित विभाग होता था, दीवान ए कजा। और इसका मुखिया जो होता था वो काजी होता था। फिर सबसे लास्ट हम विभाग देखते हैं दीवान ए वरीद। दीवान ए बरीद, बरीद का मीन्स होता है गुप्तचर, बरीद का मीन्स गुप्तचर। तो ये गुप्तचर से संबंधित विभाग था, और इसका मुखिया होता था दीवान ए मुमालिक, इसका मुखिया होता था। आइए देखते हैं अब शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए। सबसे पहले भूमि माप के लिए जो सिकंदर लोदी के समय गजे सिकंदरी माप थी, इसी को वह यूज करता है भूमि मापन के लिए। वह किसानों को शोषण से बचाने के लिए पट्टा और कबूलियत नामक दो राजकीय पत्र होते हैं, उनको भी शुरू करता है, जिससे कि किसानों का शोषण ना हो। पट्टे में क्या होता था, वह राजकीय पत्र था ये, इसमें उपज का क्षेत्र देखा जाता था कि कितनी उपज का क्षेत्र है, टोटल एरिया कितने में उत्पादन होता है,
और उत्पादन देखता था, कितना उत्पादन हुआ है, और फिर उसी में भू राजस्व से संबंधित लेखा जोखा होता था। ये राजकीय पत्र पट्टे में होता था। फिर कबूलियत में जो होता था, किसान से सहमति पत्र लिया जाता था। और इस समय जो भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व की व्यवस्था रैयत बाड़ी थी। रैयत का मीन्स किसान होता है, अर्थात सीधे किसान से कर वसूला जाता था, बीच में कोई भी अधिकारी नहीं होता था, सीधा रैयत मीन्स किसानों से कर वसूला जाता था। कर नकद भी दिया जाता था और अनाज के रूप में भी दिया जाता था। कर को सबसे पहले उसका औसत निकाला जाता था, जितना उत्पादन हुआ है, जितने उत्पादन होने के बाद जब औसत पता चलता था तो कुल उपज का एक तिहाई भाग कर के रूप में लिया जाता था। और जरीवाना दो टाइप के, इनके अतिरिक्त भू राजस्व के अलावा दो प्रकार के कर और लगाए जाते थे, जिसे जरीवाना कर अर्थात जो सर्वेक्षण होता था उसका शुल्क लिया जाता था। इसकी दर थी 2.5%, 2.5% थी। और एक था महासेलाना कर, अगर कोई टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है, सम्राट के द्वारा कर संग्रहण किया जा रहा है, तो कर संग्रहण का कर भी देना पड़ता था नागरिकों को, और इसकी दर थी 5%। इसे महासेलाना के नाम से जानते थे। और इसने मुद्रा में भी काफ़ी सुधार किया। इसने शुद्ध चांदी का रुपया चलवाया जो 180 ग्रेन का था, और इसने तांबे का दाम चलवाया। दाम जो था तांबे का था, 380 ग्रेन का था, ये 380 ग्रेन। अब आइए इसने कुछ बिल्डिंग्स बनवाई, उनको देखते हैं इसके आर्किटेक्चर में क्या क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मकबरा जो है, बिहार के सासाराम में इसका मकबरा। कई बार पूछा जाता है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में सासाराम में स्थित है। और इसने क्या किया, दीन पनाह जो था उसको तुड़वा देता है ये, और वहां पर पुराना किला बनवाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है पुराना किले का निर्माण किसने करवाया, तो शेर शाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण करवाया था। और इसने पुराने किले के अंदर ही एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे किला ए कुहना के नाम से जानते हैं। किला ए कुहना मस्जिद, ये मस्जिद जो है इसी पुराने किले के अंदर बनी हुई थी। तो हमने देखा शेर शाह सूरी किस तरीके से इसका वंश शुरू होता है, और किस तरीके से शेर शाह सूरी अपने साम्राज्य को चलाता है। फिर हम इसके उत्तराधिकारी देखते हैं। जब शेर शाह सूरी 1545 ईस्वी में कालिंजर के आक्रमण के समय ये मर जाता है, तब उसका छोटा पुत्र था जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है, और 1545 तक 1553 ईस्वी तक 1545 से 1553 ईस्वी तक ये शासन करता है। फिर इसके बाद फिरोज खां इसी का पुत्र था, 1553 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, परंतु मुबारिज खां के द्वारा इस फिरोज खां की हत्या कर दी जाती है। एक साल भी शासन नहीं कर पाता है। 1553 में मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है, और मोहम्मद आदिल शाह जो था, इसी का प्रधानमंत्री जो था हेमू था, जिसे 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर हरा देता है। 1556 में इसी हेमू को पराजित करता है वह। और सबसे अंतिम शासक जो था इस सूर वंश का, सिकंदर शाह सूर था। इसे 22 जून 1555 ईस्वी को जो सरहिंद का युद्ध था, हुमायूं सरहिंद के युद्ध में इस सिकंदर शाह सूर को पराजित कर देता है, और इस तरीके से भारत पर पुनः आधिपत्य हो जाता है मुगल वंश का। मुगल भारत पर पुनः आधिपत्य कर लेते हैं 1555 ईस्वी में, और फिर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और पानीपत के द्वितीय युद्ध से हेमू की हार के साथ ही भारत पर फिर राज्य करता है अकबर। मुगल वंश में हमने बाबर, हुमायूं, और बीच में आया सूरवंश, हमने शेर शाह सूरी का शासन भी देखा। अब देखते हैं अकबर जो कि 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक राज्य करता है। आइए देखते हैं अकबर के शासनकाल को। 1556 में राज्यभार संभालता है। जब हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित होकर भारत से चला जाता है, उसी निर्वासन के समय अकबर का जन्म होता है। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। ये अमरकोट राणा वीर साल के यहाँ पर हमीदा बानो के गर्भ से जन्म होता है अकबर का। और इसका पूरा नाम जो था अकबर का, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, और इसकी माता का नाम हमीदा बानो था। और इसका जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ पर हुआ था, जब हुमायूं भारत से हार कर जा चुका था। जब हुमायूं 1555 ईस्वी में पुनः सरहिंद के युद्ध से भारत में पुनः अपनी सत्ता को स्थापित करता है, उस समय अकबर को पंजाब का सूबेदार बना देता है और उसका अंगरक्षक नियुक्त करता है काफी ईमानदार
व्यक्ति जो था बैराम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर देता है। जब अकबर पंजाब के जो गुरदासपुर था, पंजाब का गुरदासपुर, उसमें सिकंदर सूर के दमन में व्यस्त था, तभी अकबर को सूचना मिलती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। 1556 ईस्वी में इसका पिता मर जाता है और वहीं 13 वर्ष की अल्प आयु में ही पंजाब में ईंटों के चट्टे पर बैठाल के इसका अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है बैरम खान के द्वारा और इसको मुगल वंश का अगला शासक नियुक्त कर दिया जाता है। दरअसल उसी समय जब पंजाब में व्यस्त था अकबर, उसी समय जो आदिल शाह सूरवंश का जो शासक था आदिल शाह, उसका प्रधानमंत्री जो था हेमू, हमने आपको बताया था हेमू, सूर डायनेस्टी में हमने आपको पढ़ाया था आदिल शाह ये सूरवंश का शासक था और ये इसका प्रधानमंत्री था हेमू। अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाता है और आगरा पर अधिकार कर लेता है। जब आगरा पर अधिकार करता है तो अकबर राजधानी को पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध करता है, पानीपत का दूसरा युद्ध। ये कई बार पूछा जाता है पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ था अकबर, दूसरी तरफ हेमू। और हेमू को जो आदिल शाह सूरवंश का शासक, इसने विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। इसलिए विक्रमादित्य की उपाधि देता है क्योंकि हेमू ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने अपने जीवन में 22 लड़ाइयां लड़ी और एक में भी उसने पराजय का मुंह नहीं देखा। इसका मतलब ये काफी होनहार व्यक्ति था। तो अकबर को जब इस योग्य व्यक्ति की सूचना मिलती है तो वह पानीपत के युद्ध मैदान में इससे भिड़ने के लिए तैयार होता है। और 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच दूसरा युद्ध होता है। युद्ध के दौरान हेमू का पलड़ा काफी भारी पड़ रहा था और हेमू लगभग विजय के करीब ही पहुंच चुका था, तभी एक तीर उसकी आंख में आके लगता है। दरअसल हेमू हाथी पर बैठ के लड़ रहा था तो काफी ऊंचाई थी, एक तीर उसकी आंख में लगता है और हेमू घायल हो जाता है और हाथी के ऊपर जो हौज टाइप का बना था उसी में वह गिर जाता है और फाइनली बैरम खान उसको पकड़ लेता है और उसकी गर्दन अलग कर देता है। इस तरीके से 1556 ईस्वी में मुगल शासन का पुनः आगरा पर शासन स्थापित हो जाता है। अब देखते हैं कि जब अकबर का शासन स्थापित हो जाता है आगरा में, फिर उसके बाद बैरम खान का संरक्षण काल देखते हैं कि बैरम खान के संरक्षण में ही अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में ही शासक बन गया था, तो इसलिए उसे बैरम खान के संरक्षण की जरूरत थी। तो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का जो शासन है वो बैरम काल के संरक्षण में ही चलता है। जो बैरम खान था, बैरम खान सिया मुसलमान था और ये फारस का रहने वाला था और इसी के संरक्षण काल में अकबर ने पानीपत, ग्वालियर, जौनपुर तथा चुनार की विजय प्राप्त की थी। इसी के संरक्षण काल में उसने इतनी सारी विजय प्राप्त की थी, इसीलिए अकबर का जो प्रारंभिक शासन काल है वो बैरम खान के संरक्षण में हुआ। इसीलिए इस टाइम पीरियड को 1556 से 60 को बैरम खान का संरक्षण काल कहा जाता है। और अकबर जो था इसकी ईमानदारी और वफादारी से काफी ज्यादा खुश था, इसलिए उसने बैरम खान को खाना की भी उपाधि देता है। होता यह है बैरम खान जो था एक सिया मुसलमान था, तो इसके राजदरबारी भी इस बैरम खान का अपने सम्राट अकबर के ऊपर ज्यादा प्रभाव था, तो इसके राजदरबारी काफी विरोध करते हैं और वो बैरम खान को अकबर के जीवन से निकालना चाहते हैं और कई प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। और फिर फाइनली 1561 ईस्वी में अकबर उसको मक्का जाने का आदेश दे देता है बैरम खान को। और वहीं जब बैरम खान मक्का जाने के लिए तैयार हो जाता है तो वह रास्ते में जा रहा होता है, उसी समय गुजरात में एक जगह है पाटन में उसकी हत्या कर दी जाती है मुबारक खां के द्वारा। और जब मुबारक खां के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है तो उसकी जो पत्नी थी सलीमा बेगम से अकबर निकाह कर लेता है और बैरम खान का जो पुत्र था अब्दुल रहीम को वह गोद ले लेता है। अकबर के नवरत्नों में अब्दुल रहीम का भी नाम आता है। अब देखते हैं अकबर का जो पेटीकोट या पर्दा शासन था, ये जब बैरम खान भारत से चला जाता है तब अकबर का पेटीकोट या पर्दा शासन शुरू होता है। पेटीकोट या पर्दा शासन का अर्थ होता है कि अकबर मुख्यतः जो इसके रिश्तेदार थे या विश्वास पात्र थे, इनके ही संरक्षण में रहकर शासन भार संभाल रहा था, इसीलिए इसको पेटीकोट या पर्दा शासन कहते हैं। तो इसमें इतना याद रखना है 1560 से लेकर 1564 ईस्वी तक इसमें
पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं। इसमें महामनगा मुख्य थी। अब नेक्स्ट है राजनीतिक अभियानों को देखते हैं कि अकबर के जो राजनीतिक अभियान थे, मुख्य अभियानों को हम देखेंगे। इसमें पहला अभियान उसने मालवा के खिलाफ चलाया था, जिसमें 1561-62 ईस्वी में इसने चलाया था। इसमें मालवा का शासक उस समय था बाज बहादुर। ये बाज बहादुर था, वहाँ सर बाज बहादुर ये हार जाता है और मालवा को छोड़कर भाग जाता है। और एक इसकी स्त्री थी रूपमती, और अपने सतीत्व को बचाने के लिए रूपमती जहर खा के आत्महत्या कर लेती है। फिर बाद में बाज बहादुर अकबर का संरक्षण स्वीकार कर लेता है। अकबर इसको 2000 का मनसब प्रदान करता है। और जब बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है तो उज्जैन में रूपमती और बाज बहादुर दोनों का मकबरा बनवाया जाता है, एक साथ मकबरा बनवा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं मालवा की विजय के बाद आमेर एंड मेड़ता का जो शासक था, राजपूत शासक भारमल था। ये पहला राजपूत शासक है जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहा है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था, तो याद रखना भारमल था। भारमल पहला राजपूत शासक था जो अकबर अर्थात मुगलों के साथ अपने वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर रहा है। तो अकबर के साथ भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह कर देता है और अपने पुत्र भगवान दास को अकबर के संरक्षण में भेज देता है और अकबर इसको उच्च मनसब प्रदान कर देता है। राजनीतिक अभियानों में हम देखते हैं अगला गढ़कटंगा या गोंडवाना। 1564 ईस्वी में इस अकबर ने अपना अभियान इसके खिलाफ चलाया। दरअसल ये मध्य प्रदेश में है गढ़कटंगा। इसका जो शासक था दलपत शाह, वो मर चुका था। तो उसकी विधवा थी रानी दुर्गावती। हमारे इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध नाम है स्त्रियों में रानी दुर्गावती का। ये विधवा थी दलपत शाह की। अपने पुत्र वीर नारायण, ये अल्पायु का पुत्र था, इस वजह से रानी दुर्गावती इसको संरक्षण देके शासन चला रही थी। अकबर क्या करता है 1564 ईस्वी में गढ़कटंगा को जीत लेता है। फिर अकबर मेवाड़, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, 1567-68 ईस्वी में इस पर आक्रमण करता है। दरअसल चित्तौड़ को जीतना इसके लिए काफ़ी भारी रहा। काफ़ी मशक्कत के बाद चित्तौड़ को जीत पाया। दरअसल होता क्या है 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर ये अधिकार तो कर लेता है, लेकिन जो चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर से ही संघर्ष को जारी रखा और अकबर को यहाँ तक चित्तौड़ को जीतने के लिए जिहाद का नारा देना पड़ा। और फिर अकबर ने यहाँ पर माना जाता है कि चित्तौड़ को जीतने के बाद काफ़ी कत्लेआम किया और कई राजपूतों की सिर काट कर उसने टीला बना दिया। तो ऐसा माना जाता है कि अकबर जो था, अकबर ने यहाँ पर काफ़ी हिंसा की। चित्तौड़ की विजय माना जाता है अकबर के जीवन काल में एक कलंक के रूप में देखी जाती है, क्योंकि इसने यहाँ पर अमानवीय तरीके से हिंसा की। और इसने चित्तौड़ की विजय के बाद आगरा किले के बाहर हाथी पर बैठे हुए जयमल और फतेह सिंह की मूर्तियां बनवाई। ये जयमल आमेर का शासक था। जो अकबर जब आमेर पर आक्रमण करता है, आमेर पर आक्रमण करने के क्रम में जयमल भागकर उदय सिंह अर्थात मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह की शरण में चला जाता है। तो ये जयमल जो थे उदय सिंह के ही संरक्षण में थे। तो अकबर का इनकी वीरता से इतना प्रभावित होता है कि वह हाथी पर बैठे हुए जयमल और फतेह सिंह की मूर्तियां बनवाता है आगरा किले के बाहर चित्तौड़ की विजय के बाद। अकबर के राजनीतिक अभियानों के क्रम में हम आगे देखते हैं रणथंभौर। 1569 ईस्वी में अकबर को बिल्कुल मशक्कत नहीं करनी पड़ी। यहाँ मान सिंह को भेजा गया समझौते के लिए। सुरजन राय शासक था, राजपूत शासक था, सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर को रणथंभौर आसानी से मिल गया। फिर कालिंजर का अभियान चलाया गया 1569 ईस्वी में। इसके भी शासक ने बड़ी आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया, युद्ध नहीं करना पड़ा। मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर 1570 ईस्वी में यहाँ के शासक अपने आप सरेंडर कर दिए, अकबर को आत्मसमर्पण कर दिए और अपना राज्य अकबर को सौंप दिया। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, कालिंजर, रणथंभौर, अकबर को युद्ध करने की जरूरत पड़ी नहीं। 1570 ईस्वी तक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1570 ईस्वी तक मेवाड़ के अलावा 3 और ऐसी रियासतें थीं जिसने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, हार नहीं मानी। वो रियासतें थीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये 3 रियासतें थीं जिन्होंने अकबर के सामने हाथ नहीं खड़े किए, अर्थात आत्मसमर्पण नहीं किया।
अब आगे हम देखते हैं, इन सभी राजपूत शासकों में केवल मेवाड़ का ही शासक था उदय सिंह जिसने संघर्ष किया। अब हम देखते हैं मेवाड़ के शासक उदय सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को आप संघर्ष देखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध से शुरू होता है महाराणा प्रताप का और अकबर का संघर्ष। अब देखते हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हमने आपको बताया था जो उदय सिंह थे, उदय सिंह की पुत्र थे महाराणा प्रताप। अकबर चित्तौड़ को जीत लेता है तो उदय सिंह क्या करते हैं, उदयपुर को नई राजधानी बनाते हैं। जब महाराणा प्रताप शासक बनते हैं तो वह उदयपुर के स्थान पर कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी के रूप में चुनते हैं और हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है 1576 ईस्वी में। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था आसफ खां और मान सिंह। हकीम खां सूर अफगानी था जो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था, वहीं मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां और मान सिंह कर रहे थे। और जब हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत जाता है और महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। जब महाराणा प्रताप की हार हो जाती है इसके बाद भी वह आत्मसमर्पण नहीं करते हैं और वह अपनी नई राजधानी चावड़ को नई राजधानी बनाते हैं और यहीं से गोरिल्ला युद्ध करना शुरू कर देते हैं। गोरिल्ला युद्ध एक तरीके का छापामार युद्ध है, अर्थात अलग अलग ग्रुप में शक्ति को डिवाइड किया जाता है, सेनाओं को अलग अलग भाग में विभाजित कर दिया जाता है और एक बार में एक सेना की टुकड़ी आक्रमण करती है, फिर वह छिप जाती है, फिर दूसरी सेना की टुकड़ी आक्रमण करती है, जिससे कि सेना की शक्ति क्षीण नहीं होती है। ये गोरिल्ला पद्धति जो थी सबसे पहले महाराणा प्रताप के द्वारा यूज की गई थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ शासक आए भारत में। इतिहास में हम देखते हैं कि कौन कौन से शासक गोरिल्ला पद्धति को यूज किए। युद्ध की पद्धति थी गोरिल्ला पद्धति। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो महाराणा प्रताप के बाद मलिक अंबर था जिसने गोरिल्ला युद्ध पद्धति को यूज किया। फिर मलिक अंबर के बाद शिवाजी ने इसका यूज किया और शिवाजी के बाद पेशवा था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने भी इस गोरिल्ला पद्धति का युद्ध किया। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु ये धनुष पर बाण को साध रहे थे, उसी प्रत्यंचा को खींचते समय इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। फिर इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह राज्यभार संभालता है, लेकिन यह भी अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता और अकबर से युद्ध करता है। फिर आगे चलकर हम जब जहांगीर का शासनकाल देखेंगे तब देखेंगे अमर सिंह जहांगीर से शर्त के साथ संधि कर लेता है। अमर सिंह मेवाड़ भी आ जाता है मुगलों के अधीन, जहांगीर के शासनकाल में आता है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने अकबर के राजनीतिक अभियानों को देखा, हमने सारे अभियान उत्तर भारत के अभियान देखे। अब आगे आने वाली वीडियो में हम अकबर के दक्षिण भारत के अभियान, जिसमें असीरगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर और बरार, इनके अभियानों को डिटेल में देखेंगे। आज इतिहास में अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक नीति इत्यादि पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में अकबर का राज्याभिषेक कैसे होता है और अकबर के शुरुआती जीवन में उसका शासन कैसे चलता है और अकबर ने उत्तर भारत के अभियान कैसे किए सफलतापूर्वक, और अब हम उसकी कुछ धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था इसकी दशमलव पद्धति पर आधारित थी, जिसे मनसबदारी के नाम से जाना जाता है। मनसबदारी का अर्थ होता है रैंक या पद। इसको रैंक या पद इसका अर्थ होता है। जैसे आज विभिन्न नौकरियों में आप देखेंगे रैंक और पद होता है, उसी आधार पे पहले भी मनसबदारी को भी पद और रैंक के आधार पे विभाजित किया जाता था। जहाँ की आईने अकबरी है, जो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल था। ये 66 प्रकार के मनसब अर्थात रैंक्स का वर्णन करता है। 66 प्रकार के मनसब अकबर के समय थे। और इसकी धार्मिक नीति के बारे में देखते हैं। इसने सुलह ए कुल का मतलब होता है कि सभी धर्मों के बीच समन्वय की नीति। मीन्स सभी धर्मों को सुनता था और उनमें समन्वय बैठाने का प्रयास करता था। सभी धर्मों की बात सुनने के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा, एकेश्वरवाद, अर्थात ईश्वर एक ही है। इसीलिए वो बाद में दीन ए इलाही की स्थापना भी करता है। दीन ए इलाही का अर्थ ही होता है एकेश्वरवाद।
तो ये सुलह ए कुल का मीन्स होता है वो सभी धर्मों की बातों को सुनता था, तो उसकी ये धार्मिक नीति थी। और 1562, अब ये हम आपको बताएंगे, ये आपसे सीक्वेंस में पूछा जाता है कि युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक कब लगी, अकबर ने दास प्रथा पर रोक कब लगाई, तो 1562 ईस्वी में। और 1563 ईस्वी में यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर कर लिया जाता था, अकबर ने उसको खत्म किया 1563 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में जजिया कर पर रोक लगा दी और 1565 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने का मतलब होता था कि जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य जो होते थे उनसे बैठ के धार्मिक चर्चा होती थी। और 1565 में इसकी स्थापना होती है, इबादत खाने की स्थापना होती है। 1579 में मजहर की घोषणा की जाती है। मजहर का अर्थ होता है कि यदि विभिन्न धार्मिक गुरुओं में, अलग अलग धर्मों के जो धार्मिक गुरु थे, यदि उनके बीच कोई मतभेद होता है तो फिर उस मतभेद का निर्णय करने का हक जो था वो अकबर ने अपने हाथों में ले लिया था। इसी को बोलते हैं मजहर, मजहर की घोषणा। और अकबर का जो डिसीजन होता था वो मान्य होता था। फिर 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना करता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की, तो 1582 ईस्वी में की। और इसी के आधार पे प्रयागराज, जो आज नाम है शहर का, उसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और इस दीन ए इलाही का अर्थ होता है एकेश्वरवाद, क्योंकि ये विभिन्न धार्मिक गुरुओं की जब चर्चाएं सुनता था तो एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि सबका ईश्वर एक है, इसीलिए इसने दीन ए इलाही एकेश्वरवाद धर्म की शुरुआत की। अब अकबर की मुद्रा को देखते हैं। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए, अर्थात जो सिक्के थे उसके पीछे सिया राम लिखा होता था, तो इन्हीं को बोलते थे राम सीता प्रकार के सिक्के। किसने चलाए? अकबर ने चलाए। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। चांदी, जो चांदी का सिक्का होता था उसको रुपया कहते थे और तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। जो शेर शाह सूरी जो था उसने चलाया था चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ये वही है, लेकिन इसका रेट अलग अलग हो गया। पहले अकबर के समय 1 रुपया 40 दाम के बराबर हो गया, जबकि शेर शाह सूरी के समय 1 रुपया 64 दाम के बराबर होता था। तो अकबर ने 2 प्रकार के और सिक्के चलाए जो ज्यामितीय आकृति के आधार पे अलग अलग 2 सिक्के थे। जो वृत्ताकार थे, गोल सिक्के थे, उनको इलाही के नाम से जाना जाता था, और जो आयताकार सिक्के होते थे उनको जलाली के नाम से जाना जाता था। तो ये 2 ज्यामितीय प्रकार के सिक्के भी अकबर ने चलाए। और भू राजस्व व्यवस्था जो थी, दहसाला बंदोबस्त थी। दहसाला बंदोबस्त क्या होता था? जैसे पिछले 10 वर्षों में फसल के उत्पादन पर जितना रुपए खर्च होता था, फसल के उत्पादन पर जितना रुपए खर्च होता था उसका एवरेज, औसत निकाला जाता था। और पिछले 10 वर्षों में जितना उत्पादन होता था उसका औसत निकाला जाता था। मीन्स उत्पादन का औसत और लागत और उत्पादन दोनों का औसत निकाला जाता था। फिर कुल उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। तो ये था दहसाला बंदोबस्त। पिछले 10 वर्षों में कृषि के उत्पादन में जितनी लागत आई उसका औसत, और पिछले 10 वर्षों में कृषि में जितना उत्पादन हुआ उसका औसत, और इसका 1/3 जो लिया जाता था वो भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। तो यही था दहसाला बंदोबस्त। अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण जो था 2 प्रकार से किया गया था। एक में उच्च, मध्य और निम्न प्रकार की भूमि आती थी, और दूसरे में जो बुआई की निरंतरता के आधार पर वर्गीकरण था। ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म पूछ देता है। जैसे कभी कभी पूछ देता है मुगल काल में पोलज क्या था। पोलज जो ऐसी भूमि थी जिस पे लगातार बुआई होती थी, एक भी साल प्रति भूमि नहीं छोड़ी जाती थी, लगातार बुआई होने वाली भूमि को पोलज कहते थे। और प्रति भूमि उसे कहते थे जो 1 या 2 वर्ष के बाद जिस पर बुआई होती थी, 1 या 2 वर्ष के लिए उसे प्रति छोड़ दिया जाता था, बिना बुआई के छोड़ दिया जाता था। फिर तीसरे प्रकार की भूमि होती थी चाचर भूमि। चाचर भूमि का मतलब होता था जिसपे 3 से 4 वर्ष के लिए जिसे बिना बुआई के छोड़ दिया जाए, 3 से 4 वर्ष के बाद जिस पे बुआई होती थी वो चाचर भूमि कहलाती थी। और चौथी भूमि थी बंजर भूमि। बंजर भूमि पे 5 या 5 से अधिक वर्ष के लिए उसे प्रति छोड़ दिया जाता था, या 5 या 5 से अधिक वर्ष के बाद उस पर बुआई होती थी। तो ये 2 प्रकार की भूमियाँ थी। ये इसलिए हमने कराया क्योंकि इसमें ये टर्म पूछ देता है, पोलज क्या था, चाचर क्या था, तो ये टर्म आपको से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
आइए देखते हैं, ये अकबर के समय ये नाबूद प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। ये भू राजस्व से संबंधित ही प्रथा थी। दरअसल हमने आपको दहसाला बंदोबस्त पढ़ाया, दहसाला बंदोबस्त के तहत ही ये नाबूद प्रथा थी। जैसे एक किसान जो होता था, एक किसान अपनी ज़मीन का मैक्सिमम अधिकतम 12.5% भाग जो था वो परती छोड़ सकता था, मतलब बिना बुआई के छोड़ सकता था। उस पर किसान को कोई टैक्स या कर नहीं देना होता था। मतलब नाबूद प्रथा वो होती थी, इसमें किसानों का अधिकतम 12.5% भूमि का हिस्सा बिना कृषि के छोड़ सकता था और उसे इस 12.5% भूमि पे कर नहीं देना पड़ता था। तो ये थी नाबूद प्रथा। अब अकबर के नवरत्नों को देखते हैं। अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, पहला है बीरबल। बीरबल से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बीरबल का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था? महेश दास। और दूसरा जो नवरत्न था अबुल फजल, इसने आईने अकबरी अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। और तीसरा जो नवरत्न है टोडरमल, ये भूमि सुधार से संबंधित जितने भी मामले थे टोडरमल ही देखता था। और चौथा जो था नवरत्न अब्दुल रहीम, ये बैरम खान का पुत्र था। पांचवा जो था वो तानसेन, ये संगीतज्ञ थे। और रामतनु पांडे का इनका असली नाम था और इनका मकबरा जो बना हुआ है ग्वालियर में बना है। और अब्दुल रहीम से संबंधित एक बात है, इन्हें अकबर ने खान ए खाना की भी उपाधि दी है। और छठे जो नवरत्न थे मानसिंह, ये भारमल जो राजपूत कछवा शासक था भारमल, उसका पुत्र था मानसिंह। और सातवें जो थे नवरत्न फैजी, इन्होंने लीलावती पुस्तक जो है उसका फारसी में अनुवाद किया हुआ है फैजी ने। आठवां जो है नवरत्न मुल्ला दो प्याजा। और नवां जो नवरत्न था हकीम हुकाम। तो ये अकबर के नवरत्नों से जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हमने उनको देखा। तो दोस्तों अब आने वाली वीडियो में हम अकबर का पुत्र जो था जहांगीर, जो 1605 में सिंहासन पर बैठता है और 1627 तक शासन करता है, जहांगीर। हमने अकबर तक सारा चैप्टर फिनिश कर दिए थे। अब हम अकबर का पुत्र जो था जहांगीर, ये छोटा पुत्र था अकबर का बड़ा पुत्र था खुसरो शाह। जो खुसरो शाह था वो इसका बड़ा पुत्र, राजकुमार खुसरो शाह इसका बड़ा पुत्र था अकबर का, और छोटा पुत्र था जहांगीर। अकबर ने अपनी मृत्यु से पहले जहांगीर को ही शासन दिया था, परंतु खुसरो शाह के पक्ष में कुछ राजदरबारी थे जिसमें मानसिंह भी खुसरो शाह के ही पक्ष में था। तो आइए देखते हैं जहांगीर, जिसे फाइनली राज्य मिलता है। जहांगीर की माता का नाम जो था मरियम उज जमानी था। मरियम उज जमानी इसकी माता थी। और 1605 ईस्वी में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से ये जब अकबर की मृत्यु होती है तो ये शासनभार संभालता है। दरअसल इसके बचपन का नाम सलीम था। सलीम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अकबर जो था चिश्तिया संप्रदाय के सूफी संत थे, उनका नाम था शेख सलीम। अकबर जो था शेख सलीम का शिष्य था और माना जाता है कि अकबर ने शेख सलीम से एक पुत्र की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगा था। तो शेख सलीम की आशीर्वाद के ही परिणाम स्वरूप माना जाता है जहांगीर का जन्म हुआ। इसीलिए अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा। 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ ये बैठता है। फिर इसके कुछ प्रारंभिक कार्य देखते हैं। सबसे पहले जब ये राजगद्दी संभालता है तो ये अपने राज्य में मदिरा और सभी प्रकार के जो मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थों की बिक्री को निषेध कर देता है, प्रतिबंध लगा देता है। और ये सप्ताह में 2 दिन, इसके यहाँ पर गुरुवार जो कि जहांगीर की राज्याभिषेक का दिन था गुरुवार इसलिए, और एक दिन था रविवार, माना जाता है इस दिन अकबर का जन्म हुआ था। इन 2 दिनों सप्ताह में पशु वध नहीं किया जाता था, पशुओं की हत्या नहीं की जाती थी। इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था इसने। जहांगीर जो था, जहांगीर ने आगरा किले के बाहर एक न्याय की जंजीर भी लगवाई थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता कि जहांगीर न्याय की जंजीर लगवाने वाला शासक कौन था, तो जहांगीर था। जहांगीर ने प्रजा को न्याय दिलाने के लिए जंजीर लगाई थी। जहां जो भी व्यक्ति को, जिस किसी को न्याय चाहिए होता था, वह उस जंजीर के द्वारा शासक को सूचित करता था और फिर उसे न्याय दिया जाता था। जहांगीर राजगद्दी संभालता है उस समय शहजादा खुसरो शाह जो था विद्रोह कर देता है, लेकिन उस समय उसके विद्रोह को दबाकर ये जहांगीर उसको बंदी बना देता है। बंदी बनाने के परिणाम स्वरूप ये 1606 ईस्वी में शहजादा खुसरो शाह अपनी चतुराई से छूट जाता है और 1606 में जाकर जहांगीर के विरुद्ध
फिर पुनः विद्रोह कर देता है। विद्रोह करने के क्रम में ये शहजादा खुसरो शाह जो होता है, गुरु के सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी शरण में चला जाता है और अर्जुन देव इसको शरण दे देते हैं। इस वजह से जहांगीर खुसरो शाह को पराजित करके इसकी हत्या करवा देता है। इसीलिए गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी जाती है जहांगीर के द्वारा। और ये जहांगीर मुगलों और सिखों के बीच यहीं से शत्रुता पनप जाती है। हम देखेंगे इसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी नूरजहां। बेसिकली नूरजहां का पहले नाम था मेहरुन्निसा। फिर जब शादी के बाद जहांगीर इसे नूर महल की उपाधि देता है। इसका पिता था, नूरजहां का पिता था ग्यास बेग, और ग्यास बेग को जहांगीर के द्वारा नाम दिया गया था एतमाउद्दौला। और 1605 में इसके शुरू होते हैं राजनीतिक अभियान। 1605 से 15 तक मेवाड़ का अभियान चलता है। मेवाड़ ये वही है जिसका शासक उदय सिंह हुआ करता था। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के जो पुत्र हुए अमर सिंह, अमर सिंह के जब यहाँ के मेवाड़ के शासक थे, उसी समय जहांगीर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और सशर्त मुगलों से संधि कर ली। तो एक इकलौता बचा हुआ जो रजवाड़ा था वो मेवाड़, वो भी मुगलों के अधीन आ जाता है जहांगीर के शासनकाल में। अब आइए दोस्तों देखते हैं राजनीतिक अभियानों के क्रम में अगला अभियान जो था कांगड़ा की विजय थी। 1620 ईस्वी में किया गया था जहांगीर के द्वारा। दरअसल इस कांगड़ा को जीतने में अकबर भी कामयाब नहीं हो पाया था। इसने क्या किया, 4 महीने तक घेरेबंदी किए रहा कांगड़ा की, और 4 महीने के बाद कांगड़ा का शासक जो था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस जीत के उपलक्ष्य में जहांगीर क्या करता है, एक गाय को काटता है। इस जीत के जश्न मनाने के उपलक्ष्य में गाय काटता है। तो ये उसका था कांगड़ा विजय। अब फिर इस कांगड़ा विजय के बाद वह दक्षिण भारत की ओर रुख करता है। दक्षिण भारत के अभियानों पे वह खुर्रम को भेजता है। खुर्रम इसका पुत्र था जिसे बाद में शाहजहां के नाम से जानते हैं। 1617 ईस्वी में वह अहमदनगर को जीत लेता है। कौन? खुर्रम। और दरअसल दक्षिण भारत में इसके 2 जगह पे मुख्य अभियान थे, एक था बीजापुर और दूसरा था अहमदनगर। अहमदनगर और बीजापुर यही बार बार स्वतंत्र हो जा रहे थे, बार बार इनको अपने कब्जे में लिया जा रहा था जहांगीर के द्वारा। और इस दक्षिण भारत के अभियान का मुख्य किरदार था खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो अहमदनगर को जीता उसने 1617 ईस्वी में, और बीजापुर का अभियान उसने सफल बनाया। आदिल शाह जो था बीजापुर का शासक था, उससे संधि करवाई। इसी जीत के उपलक्ष्य में खुर्रम जो जहांगीर का पुत्र था उसने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है। फिर मेनली दक्षिण भारत में उसने अहमदनगर और बीजापुर को ही अपने कब्जे में लिया, और बाकी के भाग थे अकबर के द्वारा पहले ही कब्जे में लिए जा चुके थे। अब देखते हैं कंधार की पराजय। दरअसल जो कंधार था, कई बार प्रश्न पूछता है कंधार भारत से हमेशा के लिए किसके शासनकाल में चला गया? तो आप याद रखिए जहांगीर के शासनकाल में कंधार भारत से हमेशा के लिए चला गया। किनके हाथों में चला गया? ईरानियों के हाथों में गया। उस समय फारस का एक शासक था शाह अब्बास ने इस पर आक्रमण किया और कंधार को भारत से छीन लिया। जहांगीर के शासनकाल में कंधार भारत से हमेशा के लिए ईरानियों के हाथों में चला जाता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो धार्मिक नीति थी, जो अकबर की धार्मिक नीति थी सुलह-ए-कुल, वही धार्मिक नीति को जहांगीर ने भी पालन किया। सुलह-ए-कुल का मीन्स होता है सभी धर्मों में समन्वय बैठाना, बस वही है धार्मिक नीति सुलह-ए-कुल, इसने इसे जारी रखा। अब देखते हैं विदेशियों का जो दौरा है जहांगीर के समय शुरू हो जाता है। सबसे पहले विदेशी आता है कैप्टन हॉकिंस, 1608 में आता है। ये उस समय ब्रिटेन का राजा था, उस समय जेम्स प्रथम, इसके आदेश से ये कैप्टन हॉकिंस भारत आता है व्यापारिक अनुमति के लिए। और ये जो पत्र लेके आता है वो अकबर के नाम से लेके आता है, लेकिन जब तक ये भारत पहुंचता है तब तक भारत की राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है, अकबर की जगह जहांगीर शासन में आ चुका है। तो ये याद रखिए कैप्टन हॉकिंस भारत कब आता है? जहांगीर के शासनकाल में। कब आता है? 1608 में आता है। किसके द्वारा भेजा गया? जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया। पत्र किसके लिए संबोधित करके लाया था? तो अकबर को संबोधित करके लाया था। इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 1615 में आता है सेकंड टॉमस रो, ये भी आता है जहांगीर के शासनकाल में। टॉमस रो भारत आता है। टॉमस रो जहांगीर से व्यापारिक अनुमति पाने में सफल होता है। एक बात और पूछी जाती है कि जो कैप्टन हॉकिंस था, इसे फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की और
परिणाम स्वरूप जहांगीर इससे प्रभावित होता है और इसे इंग्लिश खान की उपाधि देता है। तो कई बार पूछा जाता है कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। और कई बार पूछा जाता है जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी? तो कैप्टन हॉकिंस को दी। एक और यात्री था फ्रांसिस्को पल्सर्ट, इसका नाम जस्ट याद रखिए, जहांगीर के ही शासनकाल में आता है, कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है और इसका मकबरा जो बना हुआ है वो लाहौर में बना हुआ है, मकबरा जहांगीर का। और जहांगीर का जो युग है उसे चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। माना जाता है जहांगीर किसी चित्र को देखकर बता सकता था कि ये चित्र का ये वाला भाग किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। तो जहांगीर का चित्रकला में काफ़ी रुचि थी, इस वजह से जहांगीर का युग चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और इसमें दो मुख्य चित्रकार थे, एक उस्ताद मंसूर था, दूसरा अबुल हसन था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन इसके दरबार में दो मुख्य चित्रकार थे। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे जहांगीर के बाद शाहजहां का शासनकाल देखेंगे। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है। 1627 में राज्यभार संभालता है जहांगीर का पुत्र शाहजहां। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब शाहजहां दक्षिण भारत का अभियान करता है, बीजापुर के अभियान को सफल रूप से मुगल शासन के अंदर का लेके आ जाता है बीजापुर को, तभी जहांगीर शाहजहां के इस कारनामे से खुश होता है और उसको खुर्रम से शाहजहां की उपाधि प्रदान कर देता है। उसका वास्तविक नाम खुर्रम था। तो आइए देखते हैं इसके जीवन काल। 1592 ईस्वी में लाहौर में जो जगत गोसाई इसकी माता थी, जिनका वास्तविक नाम जोधाबाई था, ये मारवाड़ के शासक जो था उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई, जिनका नाम जगत गोसाई था। इनके गर्भ से होता है खुर्रम का जन्म। शासक बनने से पहले जहांगीर ने इसको हिसार और फिरोजाबाद दो जागीरें दी थी जो जनरली अपने उत्तराधिकारी को दी जाती हैं। तो ये हिसार और फिरोजाबाद की जागीरें इसको प्राप्त हुई। इसका विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, जिनका नाम मुमताज़ था। जो शाहजहां जिनकी याद में ताजमहल का निर्माण करता है वही है ये मुमताज़। अर्जुमंद बानो बेगम इसका नाम था, इसका विवाह हुआ था। शाहजहां ने इसको मल्लिका ए ज़मानी की भी उपाधि से विभूषित किया था। अब हम देखते हैं कि शाहजहां के समय कुछ विद्रोह हुए थे। सबसे पहले एक बुंदेला सरदार था जो राजपूत था, जुज्जर सिंह इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है। और ये बुंदेलखंड वाला रीजन था, काफ़ी टफ एरिया था, फिर भी शाहजहां ने इस एरिया का नेतृत्व तो खुद किया और फाइनली जुज्जर सिंह को झुकने पर मजबूर कर दिया। और इसका दूसरा जो विद्रोह हुआ था इसके खिलाफ, वो खाने जहां लोधी था, ये अफगानी सूबेदार था। दरअसल ये जब बुंदेला राजपूत ने विद्रोह किया था तब शाहजहां की सहायता इसी खाने जहां लोधी ने की थी इस विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन बाद में खाने जहां लोधी का सम्मान कम हो जाता है तो इस वजह से ये विद्रोह कर देता है और ये अफगान सूबेदार था। फाइनली इसको भी दबा दी, इसका भी विद्रोह शाहजहां के द्वारा दबा दिया जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा, पुर्तगालियों का विद्रोह। दरअसल ये बंगाल में काफ़ी लंबे समय से व्यापार कर रहे थे पुर्तगाली, और शाहजहां के द्वारा इसको नमक पर व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया था। तो जब इस एकाधिकार का ये दुरुपयोग कर रहे थे पुर्तगाली और भारत में व्यापार के साथ साथ धर्म परिवर्तन भी करा रहे थे, तो विभिन्न धर्मों को ईसाइयों में परिवर्तन कर रहे थे। इस वजह से मुगल शासक शाहजहां ने इसके खिलाफ विद्रोह किया और 1632 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया हुगली पर। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों के विद्रोह को दबा दिया गया और 1632 में हुगली पर मुगलों का अधिकार फिर से हो जाता है। फिर अगला देखते हैं सिख विद्रोह। दरअसल शाहजहां का जो बाज था वो सिख गुरु, जो छठे सिख गुरु थे, गुरु हरगोविंद के पास चला जाता है। तो गुरु हरगोविंद उस बाज को देने से इनकार कर देते हैं। इस वजह से दोनों के बीच लड़ाई की नौबत आती है, लेकिन कुछ गुरु हरगोविंद के जो हितैषी थे वो शाहजहां के दरबार में भी थे। इस वजह से मामले को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया। अब हम देखते हैं शाहजहां की दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत में मेनली कोई भी मुगल शासक को 3 जगह हैं जिन पर अभियान चलाया जाता है। उनमें अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, तीनों जगह हैं इंपॉर्टेंट। कोई भी मुगल शासक आया लगभग इन्हीं तीनों जगहों पर दक्षिण भारत में उसने अभियान चलाए। तो अहमदनगर पर 1633 ईस्वी में अधिकार हो गया। गोलकुंडा को 1636 ईस्वी में जीत लिया गया। मोहम्मद सईद जो था, जिसे मीर जुमला के नाम से जानते हैं, यहाँ का शासक था गोलकुंडा का। ये बाद में शाहजहां को
कोहिनूर हीरा देता है। यही है मीर जुमला, जो मोहम्मद सईद के नाम से गोलकुंडा का शासक था। ये 1636 में गोलकुंडा पर भी आधिपत्य हो जाता है मुगलों का, और आगे चलकर मीर जुमला जो है शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट करता है। और तीसरा जो था बीजापुर, 1636 ईस्वी में मुगलों के द्वारा जीत लिया जाता है। दरअसल बीजापुर और अहमदनगर एक दूसरे की सहायता हमेशा करते थे, तो इसी वजह से जब जब अहमदनगर पर आक्रमण होता था तब बीजापुर पर भी आक्रमण होता था, और 1636 ईस्वी तक लगभग दक्षिण भारत को विजेत कर लिया गया था मुगलों के द्वारा। आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि जो एशिया वाला भाग था कंधार पे किस तरीके से शाहजहां के द्वारा जीतने का प्रयास फिर से किया गया। सबसे पहले 1622 ईस्वी में हमने आपको बताया था कि जहांगीर के शासनकाल में कंधार ईरान का जो शाह अब्बास था वह छीन लेता है और कंधार भारत से चला जाता है, मुगलों के हाथों से कंधार निकल जाता है। फिर इसके बाद होता क्या है, 1638 ईस्वी में इस कंधार का एक किलेदार था, किलेदार का नाम था अली मर्दान खां। ये वहीं पर राज्य कर रहा था, तो इसने ईरान के जो शाह था, ईरान के शाह के डर से क्या करता है, ये कंधार को मुगलों को सौंप देता है, मुगलों को हाथ में दे देता है। तो 1638 ईस्वी में कंधार पुनः मुगलों के अंतर्गत आ जाता है। फिर क्या होता है, 1648 लगभग 10 साल के बाद जो शाह अब्बास होता है, शाह अब्बास द्वितीय जो ईरान का शाह है, वह आक्रमण कर देता है और मुगलों की ओर से उस आक्रमण का जवाब देता है दौलत खान। जब तक इस पर कोई सैन्य सहायता पहुंच पाती तब तक शाह अब्बास द्वितीय जो था ये कंधार पर अधिकार कर लेता है, और इस तरीके से 1648 ईस्वी में पुनः कंधार भारत से चला जाता है, अर्थात पुनः कंधार मुगलों के हाथ से निकल जाता है। फिर 1649 ईस्वी में औरंगजेब के नेतृत्व में फिर से आक्रमण किया जाता है, लेकिन ये आक्रमण भी असफल रहता है और फाइनली कंधार भारत में नहीं आता है। फिर 3 साल के बाद 1652 में औरंगजेब के नेतृत्व में पुनः आक्रमण होता है, 1652 में भी ये आक्रमण असफल रहता है। फिर सबसे अंतिम आक्रमण 1653 ईस्वी में होता है, दारा सिकोवा, जो शाहजहां का पुत्र था, दारा सिकोवा के नेतृत्व में होता है, लेकिन ये अभियान भी असफल रहता है। तो इस तरीके से 1649 ईस्वी में अगर पूछा जाए, 1649 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से सदा के लिए निकल गया। तो ये शाहजहां का टाइम पीरियड है 1649 ईस्वी, और 1649 में कंधार मुगलों के हाथ से सदा के लिए निकल गया। यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था कंधार मुगलों के हाथ से कब निकल गया, तो शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में सदा के लिए निकल गया। दोस्तों, जो शाहजहां था, शाहजहां के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में भी उत्तराधिकार का युद्ध देखने को मिलेगा हमें। सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोवा, जिसे पंजाब के क्षेत्र दिया गया था, राज्यपाल था ये पंजाब का। और दूसरा था शाह शुजा को बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। वहीं औरंगजेब को दक्षिण भारत के लिए भेजा गया था। दक्षिण भारत का क्षेत्र औरंगजेब के हाथ में था, जबकि मुराद बख्श जो था, मुराद इसके हाथ में गुजरात था। तो दारा सिकोवा जो था, दारा सिकोवा ज़्यादातर अपना समय, मुगल वंश की राजधानी जो थी आगरा में ही अपने पिता के साथ दारा सिकोवा ज़्यादा समय व्यतीत करता था। और शाहजहां काफ़ी लंबी बीमारी से जूझ रहा था। जब शाहजहां पे शासनभार नहीं संभाला गया तो उसने दारा सिकोवा को शासनभार दे दिया, और बाद में अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया दारा सिकोवा को। जब इस बात की भनक शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श को लगती है, तभी से शुरू हो जाता है उत्तराधिकार का युद्ध। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो था 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध। कई बार ये पूछा गया है सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो याद रखिए, ये दारा सिकोवा और औरंगजेब के बीच में ये युद्ध होता है, और ये उत्तराधिकार के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दारा सिकोवा और औरंगजेब के बीच 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब फाइनली जीत जाता है और दारा सिकोवा को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। आइए अब हम दारा सिकोवा के बारे में जानते हैं। जो दारा सिकोवा था, इसको शाह-ए-बुलंद की उपाधि देता है इसका पिता शाहजहां। जो दारा सिकोवा था, इसको शाह-ए-बुलंद की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। तो कौन सी उपाधि दी? शाह-ए-बुलंद। ये प्रश्न पूछा जाता है, दारा सिकोवा को कौन सी उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा? तो शाह-ए-बुलंद। और ये कादरी सूफी सिलसिला जो था, कादरी सूफी सिलसिला, उसको फॉलो करता था दारा सिकोवा। और इसके गुरु जो थे मुल्ला शाह बदाख्शी जो थे, इसके गुरु थे मुल्ला शाह बदाख्शी।
और इसकी प्रमुख रचनाएं, ये काफ़ी विद्वान था तो इसने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उसमें सफ़ीनत उल औलिया ये सूफ़ी संतों की जीवनी के ऊपर लिखा गया है। ये सफ़ीनत उल औलिया सूफ़ी संतों की जीवनी है। और सकीनत, ये सफ़ीनत है, ये सकीनत है, सकीनत उल औलिया जो इसके गुरु थे मुल्ला साहब बदाख्शी, इनकी जीवनी लिखी है इसने सकीनत उल औलिया में। अगली है सिर्र ए अकबर। सिर्र ए अकबर जो है ये उपनिषदों का फारसी अनुवाद है, इसी के देखरेख में हुआ था। सिर्र ए अकबर उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। इसी के देखरेख में योग वशिष्ठ और भगवत गीता का भी फारसी अनुवाद कराया गया था। और जो शाहजहां था, शाहजहां की पुत्री थी जहां आरा, शाहजहां की एक पुत्री जहां आरा थी जो हमेशा दारा सिकोहा को ही सपोर्ट करती थी। वह दारा सिकोहा को उत्तराधिकार बनाए जाने के पक्ष में थी और जहां आरा भी काफ़ी विदुषी थी और इसने भी कई ग्रंथों की रचनाएं की हैं। इसने सूफी संतों की भी जीवनी लिखी है जहां आरा ने। तो आपको केवल याद रखना है जहां आरा जो थी शाहजहां की पुत्री थी और जहां आरा ने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकोहा का समर्थन किया था। और अंतिम पॉइंट है शाहजहां जो था, शाहजहां का शासनकाल जो था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है शाहजहां के शासनकाल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ऐसे ही स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है वो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। आइए शाहजहां के द्वारा बनवाई गई कुछ बिल्डिंग्स देखते हैं, इमारतें देखते हैं। तो सबसे पहले मयूर सिंहासन जो था, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था, जिसे बाद में नादिर शाह भारत से 1739 ईस्वी में उठा के ले जाता है। फिर हम देखते हैं ताजमहल का निर्माण जो था शाहजहां के द्वारा ही कराया गया था। दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में ही आप देखोगे दीवाने आम, दीवाने खास बिल्डिंग भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया। और आगरा का जो मोती मस्जिद है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा कराया गया। इसीलिए स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो हमने शाहजहां के शासनकाल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।